Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML and in this video मैं आपसे बात करूंगा ग्रे केप ब्लड कलेक्शन ट्यूब एंड ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर। एंड वीडियो की बात करने से पहले बहुत से स्टूडेंट हमें मैसेज करते हैं कि सर हम TCML के चार्ट्स कहाँ से डाउनलोड करें। तो देखिए, अगर आप भी TCML के हैंड रिटन चार्ट्स डाउनलोड करना चाहते हैं और उनका एज ए प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, TCML मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। मतलब कि जो स्टूडेंट एंड्रॉयड यूज़र है वो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से TCML मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। एंड जो iOS यूज़र है वो अभी ऐप स्टोर पे जाइए और वहाँ से TCML मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। एंड इसी के साथ जो TCML मोबाइल ऐप है उसके अंदर हमने क्यू बैंक भी इंक्लूड किया है। मतलब कि जब आप इस क्यू बैंक को सोल्व करेंगे तो आपके लिए जो टॉपिक है वो और भी सिंपल हो जाएगा। ओके। एंड अगर TCML के रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो हमारी जो हेल्पलाइन ईमेल है tcmlteam@nmeda.com, आप इस पर ईमेल करके हमारी टीम से जो भी आपके क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट ईमेल में कंफर्ट नहीं है तो देखिए मैं आपको हेल्पलाइन नंबर भी दे देता हूँ। तो देखिए ये है हमारे हेल्पलाइन नंबर +91 76 90 98 1229। ओके। तो दिस इज अवर हेल्पलाइन नंबर। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है। ओके। एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर और वो क्या है, ग्रे केप ब्लड कलेक्शन ट्यूब एंड ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, इस वाले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम कौन कौन सी ब्लड कलेक्शन ट्यूब रीड करते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर पूरी की पूरी ब्लड कलेक्शन ट्यूब रखी हुई है। ग्रीन केप, पर्पल केप, ब्लू केप, रेड केप, ग्रे केप, येलो केप, ओवरऑल जितनी भी आप पढ़ते हो। एंड आपको ऐसे वीडियो में दिखाई नहीं देगा तो मैंने इन्हीं ट्यूब्स का एक फ़ोटो क्लिक किया है, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको अभी सारी की सारी ब्लड कलेक्शन ट्यूब दिखाई दे रही होगी। एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रे केप, ब्लू केप। तो ओवरऑल इन ट्यूब की जो केप होती है ना, इसके बेस पे हम इनके नाम देते हैं। देखिए ये वाली कौन सी होगी, दिस इज पर्पल या बोल दीजिए लेवेंडर केप, दिस इज रेड केप, दिस इज येलो केप, दिस इज ग्रीन केप, ये क्या हो गई लाइट ब्लू केप, और दिस इज ग्रे केप। और इस वीडियो के अंदर हम किसकी बात करने वाले हैं, इसी ग्रे केप ब्लड कलेक्शन ट्यूब की। एंड इसी के साथ मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जो ये ट्यूब है ना, इन सभी ट्यूब्स में डिफरेंट टाइप के एंटीकोगुलेंट होते हैं और इन सभी ट्यूब का अलग अलग यूज है। मतलब कि जब आप पर्पल कलर या फिर बोल दीजिए लेवेंडर केप की ट्यूब देखेंगे तो इसके अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, EDTA। ओके। मतलब कि हमें किसी पेशेंट का CBC कराना है, ओके, तो किसके थ्रू कराएंगे, इस वाली ट्यूब के थ्रू। यानी कि उस पेशेंट का ब्लड हम लेवेंडर केप वाली ट्यूब के अंदर डालेंगे एंड देन फिर इस ट्यूब को कहाँ भेज देंगे, लेबोरेटरी, किसके लिए, CBC के लिए। मतलब कि जो EDTA वाली ट्यूब होती है उसके अंदर क्या होता है, CBC होता है। जो रेड केप ट्यूब होती है इसके अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, क्या लिखा है, क्लोट एक्टिवेटर। देखिए रेड कलर का केप है तो रेड केप बोल दिया। एंड क्या लिखा है, क्लोट एक्टिवेटर। क्लोट एक्टिवेटर मतलब कि जैसे ही इस वाली ट्यूब के अंदर हम ब्लड डालेंगे तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा। अगर ब्लड क्लोट हो गया तो ब्लड से सीरम सेपरेट हो जाएगा। मतलब कि जो भी हमें सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करानी है, जस्ट लाइक किसी पेशेंट का LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट कराना है, किडनी फंक्शन टेस्ट कराना है, या फिर बोल दीजिए वायरल मार्कर कराने हैं, HIV, HCV, HBS, AG, तो ओवरऑल ये सारे टेस्ट कौन सी ट्यूब के थ्रू होंगे, रेड केप के थ्रू होंगे। क्योंकि इस वाली ट्यूब में क्या होता है, क्लोट हो जाता है। इस वाली ट्यूब के अंदर ब्लड क्लोट हो जाएगा, मतलब कि सीरम सेपरेट हो जाएगा और फिर हम उसी सीरम का यूज किस में करेंगे, LFT में, KFT में, वायरल मार्कर में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जो रेड केप ट्यूब है इसका यूज हम किस में करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, वायरल मार्कर। वायरल मार्कर मतलब कि HIV हो गया, मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HBS AG हो गया, ओके, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस वाला हो गया। एंड थर्ड कौन सा होता है, HCV। ओके। तो ओवरऑल इन तीनों के वायरल मार्कर करानी है तो किसका यूज करेंगे, रेड केप का। और देखिए अनोदर कौन सी है, दिस इज येलो केप। इनको मैं हटा देता हूँ,
ये हटा दिए सारे के सारे। तो ये वाली कौन सी है? दिस इज येलो के ब्लड कलेक्शन ट्यूब। देखिए ना, कलर के बेस पे नाम है। एंड इसके ऊपर भी क्या लिखा है? क्लोट एक्टिवेटर। क्लोट एक्टिवेटर मतलब कि इस वाले ट्यूब के अंदर भी अगर हम ब्लड डालेंगे तो वह क्या हो जाएगा? क्लोट हो जाएगा। एंड अगर ब्लड क्लोट हो गया तो ब्लड से सीरम सेपरेट हो जाएगा। और जो भी सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है, मतलब कि जिन भी टेस्ट में हमें सीरम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारे टेस्ट किसके थ्रू होंगे? इसी वाले ट्यूब के थ्रू होंगे। और देखिए जो येलो ट्यूब होती है ना, इसके अंदर क्या होता है? जेल होता है। देखिए आपको इतना सारा दिखाई दे रहा होगा ये। तो ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज जेल। ओके और ये जेल कहाँ आ जाता है? दोनों के बीच में, मतलब कि जो कार्पस्कल्स होती है ब्लड की और जो सीरम होता है, उन दोनों के बीच जेल आ जाएगा। ओके एंड देखिए यहाँ मेंशन भी है, क्या लिखा है? जेल या बोल दीजिए क्लोट एक्टिवेटर। आई होप आप समझ गए होंगे। नंबर थर्ड ट्यूब कौन सी है, मतलब अनदर ट्यूब कौन सी है? ग्रीन केप ब्लड कलेक्शन ट्यूब। एंड इसके अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है? हिपेरिन। इसके ऊपर मेंशन भी है सोडियम हिपेरिन। नेक्स्ट ट्यूब कौन सी है? दिस इज लाइट ब्लू केप। ब्लू केप बोल दो या लाइट ब्लू केप बोल दो। ओके मैं तो आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप एंटीकोगुलेंट के बेस पे ध्यान रखो कि हिपेरिन किस में होता है? हरी वाली में, हरा हिपेरिन। यार एक टोन जम रही है ना। ओके लाल में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लाल में कोई एंटीकोगुलेंट ही नहीं है, मतलब कि ब्लड डालते ही जम जाएगा। जम गया मतलब सेल्स अलग हो गई और सीरम अलग हो गया। ओके और पर्पल वाली में क्या होता है? ईडीटीए। सीबीसी करानी हो किस में कराएंगे? ईडीटीए वाली में कराएंगे। तो ओवरऑल लाइट ब्लू केप ब्लड कलेक्शन ट्यूब, इसके अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट होगा? सिट्रेट एंटीकोगुलेंट होता है। और इस वाले ट्यूब का यूज हम किस में करते हैं? कोगुलेशन प्रोफाइल में, मतलब कि हमें किसी पेशेंट का पीटीआईएनआर कराना है। पीटीआईएनआर मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, INR। तो किस में कराएंगे? सिट्रेट वाली ट्यूब में कराएंगे। कलर से ध्यान मत रखना, मतलब कलर वाला पॉइंट आपके माइंड में बाद में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सीबीसी मतलब ईडीटीए ट्यूब। ओके पीटीआईएनआर मतलब सिट्रेट वाली ट्यूब। किसी पेशेंट का एलएफटी केएफटी कराना है मतलब प्लेन ट्यूब। रेड ट्यूब को क्या बोलते हैं? प्लेन ट्यूब, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता। ओके आई होप आप समझ गए होंगे। पीटीआईएनआर या फिर मैं जनरल वर्ड बोलूं तो हमें किसी पेशेंट की कोगुलेशन प्रोफाइल करानी है, कोगुलेशन प्रोफाइल करानी है तो हम सिट्रेट वाली ट्यूब का यूज करेंगे। ओके ये हो गई। एंड लास्ट एंड फाइनल दिस इज ग्रे केप, इसका हम इस वीडियो में एकदम डिटेल से बात करेंगे। ओके तो ये बात हो गई। एंड देखिए कहाँ है? दिस इज ग्रे केप ब्लड कलेक्शन ट्यूब। एंड जब आप इस ट्यूब को अच्छे से रीड करेंगे तो इसके ऊपर देखिए दो चीज़ें मेंशन है। सबसे पहले क्या है? सोडियम फ्लोराइड। एंड सेकंड में क्या लिखा है? EDTA। तो देखिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या लिखा है? दिस इज सोडियम फ्लोराइड। सेकंड क्या है? EDTA। ओवरऑल जो EDTA है ये क्या है? ओवरऑल जो EDTA होता है ये क्या होता है? दिस इज एंटीकोगुलेंट, मतलब कि ब्लड को क्लोट होने से प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। एंड सोडियम फ्लोराइड ये क्या होता है? दिस इज एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट। देखिए ये मैंने लिख भी रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा, देखिए जो ट्यूब मेरे अभी हाथ में है, इसी ट्यूब की इमेज आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। एंड इस वाले ट्यूब के ऊपर दो चीज़ें मेंशन है। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड ये क्या होता है? दिस इज एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट। यहाँ मीन साफ साफ मेंशन है, मतलब लिख रखा है। एंड सेकंड कौन सा है? EDTA। EDTA ये क्या होता है? दिस इज एंटीकोगुलेंट, यानी कि ब्लड को क्लोट होने से रोकेगा। एंड सोडियम फ्लोराइड ये क्या है? एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट। एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट मतलब कि ये ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करता है, इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस। एंड अब आप सोचिए कि ग्लाइकोलाइसिस को कैसे इनहिबिट करेगा, मतलब कि एंड अब आप सोचिए कि सोडियम फ्लोराइड ग्लाइकोलाइसिस को कैसे इनहिबिट करता है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि जो सोडियम फ्लोराइड होता है ये इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। इस वाले एंजाइम को किसने इनहिबिट किया? सोडियम फ्लोराइड ने। एंड जो इनोलेज एंजाइम है ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 2-PGA को PEP यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इसमें कन्वर्ट करता है। और इनोलेज एंजाइम इसे आप कहाँ पर पढ़ते हो? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा हो तो आप समझ गए होंगे। ओके हाँ तो देखिए इनोलेज की बात हो गई। एंड अब आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर हमने
ग्रे केप वाली ट्यूब के अंदर EDTA मिला दिया, तो सर एंटीकोगुलेंट का काम तो हो गया ना, सोडियम फ्लोराइड मिलाने का रीजन क्या है? ओके, आई होप आप सभी के माइंड में ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए, इसके आंसर के लिए मुझे आपको एक छोटी सी स्टोरी बतानी पड़ेगी। एंड अभी के लिए आपको क्या करना है कि मैंने अब तक वीडियो में जो भी बताया ना, आप इन सभी बातों को भूल जाइए। एंड अब आप सोचिए कि आपके पास कोई पेशेंट आया एंड आपने जब उसकी हिस्ट्री ली, उसकी एग्जामिनेशन किया, तो आपको लगा कि यार इसका ब्लड शुगर कराना ज़रूरी है। तो आपने क्या किया, फाइनली उस पेशेंट का ब्लड निकाला, उसे किसी ट्यूब के अंदर डाला और फिर उस ट्यूब को कहाँ भेज दिया, लेबोरेटरी। तो ओवरऑल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नियर अबाउट 2 से 3 घंटे लग गए। लगेंगे इसे भाई, यूँ थोड़ी है कि पेशेंट आएगा और फटाफट ब्लड ग्लूकोज निकल जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो यहाँ पर फोकस करने वाला पॉइंट क्या है कि जैसे ही हमने पेशेंट का ब्लड निकाला और उस ब्लड को फिर लेबोरेटरी भेजा एंड देन फिर वहाँ पर पूरी एग्जामाइन हुई एंड देन इसके बाद रिजल्ट आया, तो ओवरऑल इस सारे प्रोसेस में नियर अबाउट 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। एंड क्या होता है कि जैसे ही हम पेशेंट से ब्लड निकालते हैं और उस ब्लड को ट्यूब के अंदर डालकर लेबोरेटरी भेजते हैं, तो क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर RBC होती है ना, वो क्या करती है, थोड़ा बहुत ग्लूकोज कंज्यूम कर लेती है। एंड आप अज्यूम कीजिए कि जो पेशेंट हैं, मैंने उसका ब्लड निकाला और इंस्टेंट विद इन 1 से 2 सेकंड के अंदर मैंने उसका ब्लड शुगर चेक किया। तो अज्यूम कीजिए जो ब्लड शुगर की वैल्यू है वो क्या आई, 100 आई। ओके, एंड फिर मैंने उसी सैंपल को कहाँ भेज दिया, लेबोरेटरी। एंड जब वो ब्लड सैंपल लेबोरेटरी में जाएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, नियर अबाउट 2 से 3 घंटे का गैप आ जाएगा। एंड ड्यूरिंग दिस 1 to 3 आवर गैप क्या होगा, जो RBC है वो थोड़ा बहुत ग्लूकोज कंज्यूम कर लेगी एंड जो लेबोरेटरी के अंदर ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू है वह कम आएगी, मतलब कि नियर अबाउट 80 आएगी, 70 आएगी। एंड जो ये ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू का डिफरेंस है, मतलब कि एक तो हमने इंस्टेंट निकाला, मतलब बंदा आते ही हमने फटाफट उसका ब्लड ग्लूकोज निकाल दिया। एंड सेकंड में क्या किया, उस ब्लड सैंपल को हमने लेबोरेटरी भेजा, मतलब कि अगर 2 से 3 घंटे बाद अगर उसी सैंपल का ब्लड ग्लूकोज हम निकालते हैं तो वह कम आता है। तो देखिए इसका रीज़न क्या है कि ड्यूरिंग 2 से 3 घंटे के अंदर जो टाइम लगा सैंपल को ट्रांसपोर्ट होने में और फिर वैल्यू निकालने में, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो RBC है उसके अंदर क्या चल रहा था, ग्लाइकोलाइसिस चल रहा था। एंड ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। मतलब कि ड्यूरिंग दिस 3 आवर क्या हुआ, RBC ने ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जो ब्लड का ग्लूकोज है उसे कम कर दिया एंड जो लेबोरेटरी वाली वैल्यू है वह कम आई एज कंपेयर टू इंस्टेंट ग्लूकोज वाली वैल्यू। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे ही हम ब्लड का सैंपल निकालेंगे ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सैंपल के अंदर कोई एंटीकोगुलेंट डालेंगे ताकि वो ब्लड क्लॉट ना हो। ओके, एंड इसी के साथ हम सेकंड वर्क क्या करेंगे कि जो RBC है उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वह चले ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करने वाला कोई भी चीज़ डाल देंगे। जस्ट लाइक हमने ऑक्जेलेट डाल दिया या बोल दीजिए फ्लोराइड डाल दिया। तो ओवरऑल जो सोडियम फ्लोराइड है इसने क्या किया, RBC के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस चल रहा था उसे इनहिबिट कर दिया एंड EDTA इसने क्या किया, ब्लड को क्लॉट होने से रोक दिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम ब्लड ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए जो ब्लड है उसे ग्रे केप वाली ट्यूब में ही क्यों डालते हैं। ओके, एंड आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड देखिए मैंने यहाँ सब कुछ लिख भी रखा है, आपको कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, इनोलेज एंजाइम कैटेलाइज कन्वर्जन ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि 2-PGA to 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। यस, देखिए ना, ये क्या बताया था मैंने, देखिए इसके अंदर मैंने यही बताया था कि जो इनोलेज एंजाइम है ये 2-PGA को PEP में चेंज करता है और दिस इज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है कि बाय इनहिबिटिंग इनोलेज सोडियम फ्लोराइड, मतलब कि सोडियम फ्लोराइड ने क्या किया, इनोलेज को इनहिबिट कर दिया, इफेक्टिवली ब्लॉक लेटर स्टेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यस, जो PGA to PEP वाली स्टेप है ये क्या है, लास्ट वाली, नियर अबाउट लास्ट वाली स्टेज है किसकी, ग्लाइकोलाइसिस की। प्रिवेंट रेड ब्लड सेल यानी कि RBC फॉर कंज्यूमिंग ग्लूकोज। यस, अगर हमने ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर दिया तो जो RBC है वह ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं कर पाएगी, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस को रन नहीं करा पाएगी। तो कंज्यूमिंग ग्लूकोज इन ब्लड सैंपल, यस, ब्लड सैंपल के अंदर जो RBC है वह ग्लूकोज का यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। कब नहीं कर पाएगी, जब हम उस सैंपल के अंदर एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट यानी कि सोडियम फ्लोराइड ऐड कर देंगे।
दिस इन टर्न हेल्प्स टू मेंटेन एक्यूरेट ब्लड शुगर लेवल मेजरमेंट इवन इफ द सैंपल इज नॉट प्रोसेस इमीडिएटली। देखिए साफ साफ लिखा है कि अगर हम उस सैंपल को इमीडिएट यूज नहीं करते हैं, किस सैंपल को, जिस सैंपल को हमने ग्रे कैप वाले ट्यूब के अंदर भरा है, EDTA सोडियम फ्लोराइड वाले ट्यूब के अंदर भरा है, अगर हम इस सैंपल को इमीडिएट यूज भी नहीं करते हैं तब भी क्या होगा, ब्लड शुगर की एकदम एक्यूरेट वैल्यू आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि सोडियम फ्लोराइड ने ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट कर दिया, मतलब कि RBC ग्लूकोज का यूटिलाइज नहीं कर पाएगी और ग्लूकोज की वही वैल्यू रहेगी जो इमीडिएट आएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। एंड अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एंड बाय।